सो हेलो हेलो दोस्तों। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने कुछ लिनक्स से कमांड सीखे जो एक अलग से कोर्स है जो मैंने अब तक प्राइवेट से पब्लिक नहीं किया। हमने शेल स्क्रिप्टिंग सीखी जो ये जो कोर्स है कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, वो तुम देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके शेल स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट के अंदर। ये हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने लिनक्स में देखा कि लिनक्स जो है उसके अंदर हम मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर हम मल्टीपल यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते। विंडोज़ के अंदर मल्टीपल रूट डायरेक्टरीज होती है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी। लिनक्स के अंदर एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रूट डायरेक्टरी होती है। लेकिन लिनक्स के अंदर हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक टाइम पे, एक समय पर मल्टीपल यूजर एक लिनक्स सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर वैसा नहीं है। फॉर अ टाइम, एक समय पर एक ही यूज़र उस विंडोज़ में लॉगिन कर सकता है। अगर दूसरा करने को चाहे तो वो लॉग आउट हो जाएगा। जो फर्स्ट यूज़र जो है वो लॉग आउट हो जाएगा और सेकेंड यूज़र लॉगिन करेगा। लेकिन ऐसा लिनक्स में नहीं है। ओके, ये चीज़ हमको अब तक हमने सीखी है। ये जो मल्टीपल जो यूज़र्स जो है लिनक्स है, समझो कि ये जो मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, ये जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है इसके अंदर समझो 3 यूज़र है, 1 2 3। ये तीनों के तीनों यूज़र जो है वो अपने अपने कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने अपने प्रोसेसेस रन कर सकते हैं, जो भी उनको कमांड्स या फिर प्रोसेस उनको रन करने हैं। ये हमने सीखा। तो यहाँ से हम लोग को इतना पता चल रहा है कि एक कंप्यूटर है, ये लिनक्स कंप्यूटर है, उसके ऊपर समझो कि 2 यूज़र है। अब समझो कि ये जो 2 यूज़र जो है, मैं इसको ज़रा सेम करता हूँ। ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है। समझो कि ये 2 यूज़र है, दोनों ने लिनक्स मशीन के ऊपर एक्सेस किया है। एक जो है हम देखते हैं कि फॉन्ट किसको चाहिए, इसको बिग फॉन्ट चाहिए, इसको स्मॉल फॉन्ट चाहिए, ये कर सकता है। अब जो शेल है, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ शेल बहुत सारे। डिफ़ॉल्ट शेल जो है वो बैश है, ये बोलेगा कि इसका डिफ़ॉल्ट शेल बैश होना चाहिए। ये बोलता है इसका डिफ़ॉल्ट शेल बॉर्न शेल होना चाहिए। एडिटर जो है मैंने बताया था 3-4 प्रकार के एडिटर, ये बोलेगा कि इसका डिफ़ॉल्ट एडिटर विम होना चाहिए या फिर VI होना चाहिए। ये बोलेगा कि मेरा एडिटर नैनो होना चाहिए। ये बोलेगा कि मेरा जो ब्राउज़र है, समझो कि अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है उसने खुद के लिए सेट किया रहेगा क्रोम। ये बोलेगा कि नहीं, मेरे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो होना चाहिए फायरफॉक्स। तो हर एक यूज़र का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। हर एक यूज़र का, मैं चाहिए तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, ईच यूज़र हैज़ इट्स ओन एनवायरनमेंट। और दूसरा क्या होता है कि each user can configure its own environment. अब एक कैन कॉन्फ़िगर इज एज पर हिज रिक्वायरमेंट, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक यूज़र का खुद का एक ओन एनवायरनमेंट होता है और वो उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो ये सब हमने जो ऊपर जो बात की वो यही है। अब ये जो चीज़ें जो हैं, जैसे कि शेल डिफ़ॉल्ट, एडिटर डिफ़ॉल्ट, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट किया है, ये जो OS लेवल कॉन्फ़िगरेशन जो करता है अपने खुद के एनवायरनमेंट में, हर एक यूज़र, ये यूज़र 1 ये यूज़र 2 जो OS लेवल कॉन्फ़िगरेशन करता है, ये दोनों के दोनों आइसोलेटेड होते हैं। इसके एनवायरनमेंट को, इस यूज़र के एनवायरनमेंट में यूज़र 1 के एनवायरनमेंट में यूज़र 2 कुछ नहीं कर सकता, यूज़र 1 के एनवायरनमेंट में यूज़र 2 कुछ नहीं कर सकता, यूज़र 2 के एनवायरनमेंट में यूज़र 1 कुछ नहीं कर सकता। ये जो दोनों एनवायरनमेंट जो है ये आइसोलेटेड होते हैं। कौन कर सकता है? जो रूट यूज़र होगा। रूट यूज़र कुछ भी कर सकता है। ओके, तो ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हमने 3-4 बात की कि खुद का एनवायरनमेंट होना हर एक यूज़र को, हर एक यूज़र अपने हिसाब से खुद के एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करता है। और हर एक यूज़र का जो खुद का एनवायरनमेंट होता है वो एक यूज़र का एनवायरनमेंट दूसरे यूज़र के एनवायरनमेंट से आइसोलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है? तो वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो स्टोर होती है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। कहाँ पे होती है? के अंदर। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड होते हैं। और
ये एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जैसे कि अभी समझो कि अपन ने ऊपर ऊपर जो चीज़ लिखी है अपन उसी को अपन देख रहे हैं। जैसे कि मैंने सोचा कि मैं शेल डिफाइन कर रहा हूँ। क्या डिफाइन कर रहा हूँ? मेरा शेल, मेरा डिफ़ॉल्ट शेल मेरे को क्या चाहिए? /bin/bash, ये मैंने शेल डिफाइन कर दिया। अब मैं बोलूँगा कि मेरा होम एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। मेरा डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी कौन सी होनी चाहिए? रूट के अंदर जाके होम डायरेक्टरी के अंदर प्रसाद नाम की डायरेक्टरी, हम लोग यूज़र 1 यूज़र 2 की बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज़र 1 लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अभी ये हो गया, मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया। तो ये सारे के सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है? कुछ नहीं है, ये पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं। क्या है एनवायरनमेंट वेरिएबल? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये जो है शेल जो है ये क्या है? ये नेम ऑफ द वेरिएबल है। मैं इसको चाहिए तो लिख लेता हूँ, इसको वेरिएबल को var_name लिखता हूँ =var_value लिखता हूँ। नेम ऑफ द वेरिएबल और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सिर्फ फिर एक क्वेश्चन आएगा कि ये वाला जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है और जो वेरिएबल हम लोग एक स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर रहे थे, जो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर कमांड ले रहे थे, जब मैंने लिस्ट या फिर मार्क =20 जो दिया था, अगर शेल स्क्रिप्टिंग तुम देख रहे हो मेरी वीडियो, तो वहाँ पे मार्क =20 जो मैंने मार्क जो डिक्लेयर किया था, मार्क नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू दी थी 20, तो वो वेरिएबल में और इस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? तो ये वाले जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं ये अवेलेबल होते हैं फॉर द होल एनवायरनमेंट, मतलब कंप्यूटर के कंप्लीट एनवायरनमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। वो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल थे वो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वेरिएबल थे, नहीं वो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक वेरिएबल थे। और ये वेरिएबल जो है ये कंप्लीट एनवायरनमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। एनवायरनमेंट मतलब किसका? ईच यूजर का जो अपना अपना एनवायरनमेंट है उसके लिए अवेलेबल होते हैं। और इनको बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं, हमेशा वेरिएबल को डिफाइन करते समय पर सारे के सारे जो लेटर रहते हैं वो कैसे होने चाहिए? कैपिटल होने चाहिए। ये जानबूझ के मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिखा था क्योंकि समझाते समय पर मैं इसको कैपिटल करूंगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल हमेशा कैसे होने चाहिए? जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल के जो नेम रहेंगे, ये लेफ्ट साइड में जो है की, जो है इसको लेफ्ट साइड में जो है इसको क्या बोलते हैं? की हो गया =, ये वैल्यू हो गया। लेफ्ट साइड में जो है वो की है और राइट साइड में जो है वैल्यू। जो की रहेगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? कैपिटल होनी चाहिए। और जो राइट साइड में जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर समझो कि मैं यूज़र भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र यूज़र 1 के ही बारे में हम लोग लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि यूज़र 1। ओके, तो अगर जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो करंटली लॉग्ड इन यूज़र क्या है? समझो यूज़र 1 के हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर है, तो करंटली लॉग्ड इन यूज़र 1 है, उसकी होम डायरेक्टरी है, /home के अंदर यूज़र 1 डायरेक्टरी है। वो डिफ़ॉल्ट शेल जो है वो क्या है? /bin/bash है। अगर यूज़र 1 को ये वाला शेल नहीं चाहिए, उसको C शेल चाहिए या फिर K शेल चाहिए, तो K शेल यूज़ करेगा। C शेल चाहिए तो वो C शेल यूज़ करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो शेल यूज़ करना है वो यूज़ करेगा। उसके लिए वो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव कर रहा है। अभी क्या हम इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं? हाँ भाई, उसका नाम ही वेरिएबल है, राइट? उसका नाम ही वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स आर वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिखते हैं। वेरिएबल्स आर वेरिएबल, वेरिएबल्स आर वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है, अरे यार मेरा ना कीपैड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कीबोर्ड का, विच मीन्स दे कैन बी चेंज। ओके, वेरिएबल्स का मतलब ही वेरिएबल है, इसका वेरिएबल का मतलब ये है कि वो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्या हम चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। अगर हमको देखना है कि कितने एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलरेडी सेट है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ है। मैं यहाँ पे अभी sudo su करता हूँ और cd रूट में जाता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं करोगे तो अभी प्रिंट env अगर करोगे तो कमांड एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट env करके क्या आ गया? sudo यूज़र EC2 यूज़र sudo uid यूज़र नेम रूट। sudo यूज़र जो है मतलब ये sudo यूज़र मतलब क्या होता है कि जिसको sudoers फाइल के अंदर ऐड किया जाता है। यूज़र नेम रूट मतलब जो डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है एडमिन यूज़र वो है। पाथ sbin, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर, ये जितने भी लिस्ट ऑफ यूज़र हैं वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ यूज़र यहाँ पर आ गए। तो कौन से
एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है वो देखना रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट env, या फिर अगर env करोगे तो भी वही दिखेगा, प्रिंट env की जगह पे। दोनों कमांड का काम सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट env ये कमांड हो गए दो। ओके, तो थोड़ा सा हम प्रिंट से ही खेलते हैं, प्रिंट एनवायरनमेंट वेरिएबल से ही खेलते हैं। तो प्रिंट env, अगर मैं लेस करूंगा तो हम लोग एक फाइल में चले जाते हैं, तो हम फाइल में जाके इसको ऐसे टॉगल करके देख सकते हैं। यहाँ पर फाइल की इंट आ गई। अभी अगर यहाँ पे W करके मैं बाहर आ गया, मैंने सिर्फ W प्रेस किया, बाहर आ गया। अब समझो कि मुझे कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल स्पेसिफिक प्रिंट करना है, तो पाइप कमांड यूज करके मैं फिर से क्या करूँगा, एक मिनट, तो हाँ, तो मैंने कमांड ही गलत रखी ना, मैंने ग्रेप कमांड यूज़ नहीं की, पाइप कमांड यूज़ किया और ग्रेप यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो जितने भी यूज़र, सूडो यूज़र, यूज़र नेम, रूट, तो इतने सारे यूज़र रिलेटेड कमांड जो थे वो यूज़र रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट थे वो सारे के सारे आ गए। तो ये हमने अब तक क्या सीखा कि लिस्ट कैसे करेंगे, कि सिस्टम ने हमारे लिए कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए हुए हैं। तो सिस्टम ने हमारे लिए कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट एनवायरनमेंट वेरिएबल या फिर एनवायरनमेंट EVN ये कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमको टॉगल करना है तो हम लोग लेस कमांड का यूज़ करेंगे, पाइप यूज़ करके लेस कमांड का यूज़ करेंगे, तो हम एक फाइल के अंदर चले जाएंगे जहाँ से हम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ओके, फिर अगर समझो हमको किसी स्पेसिफिक चीज़ को, जैसे कि यूज़र को ही, हमको यूज़र रिलेटेड एनवायरनमेंट वेरिएबल ही है और उन्हीं को हमको ग्रेप करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एनवायरनमेंट वेरिएबल पाइप कमांड का यूज़ करेंगे, ग्रेप कमांड का यूज़ करेंगे और यूज़र लिखेंगे। तो सिर्फ यूज़र रिलेटेड ही कमांड यहाँ पर आ गए। ओके, अब हमको समझो क्या मैं इन एनवायरनमेंट वेरिएबल का कमांड्स में यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं इन एनवायरनमेंट वेरिएबल को स्क्रिप्ट्स में कॉल कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट्स में कॉल करना इन द सेंस कमांड में ही यूज़ करना, राइट। तो जैसे कि अभी इको करूँगा मैं, इको डॉलर कैपिटल यूज़र, तो क्या आएगा, रूट आ गया। अभी अगर समझो इको sudo underscore user EC2 यूजर आ गया। तो यस, आई कैन यूज दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल इन अ कमांड और इन अ बैश स्क्रिप्ट। ओके, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या क्या किया पहले से देखना, प्रिंट किया हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल, पहली बात तो एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है पहले वो पढ़ा, फिर हमने प्रिंट किया एनवायरनमेंट वेरिएबल, फिर बाद में क्या हम उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, किस में, कमांड में या फिर स्क्रिप्ट के अंदर, तो हमने वो देख लिया। अब यहाँ तक हो गया। अब तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो है इसको ऊपर जो लिखा है ना इसको मैं मिटा देता हूँ, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मिटा ही देता हूँ। ओके, तो अब हम कहाँ पे आएंगे कि यूज केस ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल। यूज केस, इसका यूज केस क्या है एनवायरनमेंट वेरिएबल का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। OS स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, यूजर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये एक हो गया, राइट, ये एक तो हो गया। लेकिन अब हम लोग खुद के भी एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, तो वी कैन क्रिएट आवर ओन एनवायरनमेंट वेरिएबल। लेकिन व्हाई वुड वी नीड टू क्रिएट आवर ओन एनवायरनमेंट वेरिएबल, जरूरत क्या है उसकी, क्वेश्चन मार्क। क्या क्या जरूरत है उसकी, खुद के एनवायरनमेंट वेरिएबल क्यों क्रिएट करना, जब पहले से सिस्टम ने एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं एनवायरनमेंट स्पेसिफिक। तो खुद के एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करके हमको क्या बेनिफिट होगा। तो इसको समझने के लिए इसको फिर से मिटा देते हैं। इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि समझो कि ये एक लिनक्स सर्वर है। लिनक्स सर्वर के ऊपर ये एक मेरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन रनिंग है। इस एप्लीकेशन को किसी एक डाटाबेस से या फिर किसी गूगल मैप के API से या फिर किसी, हम लोग एक ही चीज़ समझते हैं, किसी डाटाबेस से कनेक्ट करना है। समझो कि इस एप्लीकेशन को किसी डाटाबेस से कनेक्ट करना है। तो
ये क्या होगी, एक्सटर्नल सर्विस होगी। ये लिनक्स सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन जो चल रहा है ये इंटरनल सर्विस होगी। ये डाटाबेस जो है ये भी किसी सर्वर के ऊपर है। ये डाटाबेस जो है ये एक लिनक्स सर्वर है, ये एक लिनक्स सर्वर है। इस लिनक्स सर्वर 1 के ऊपर एप्लीकेशन चल रहा है, इस लिनक्स सर्वर 2 के ऊपर एक डाटाबेस चल रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल सर्विस है इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा ऑथेंटिकेट, इस डाटाबेस को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा जब ये एप्लीकेशन के थ्रू। तो ऑथेंटिकेट क्यों करना पड़ेगा, तो हमने एसएसएच का अगर तुमने देखा रहेगा, एसएसएच के अंदर मैंने बताया था कि जेनकिन का मास्टर सर्वर ही स्लेव सर्वर से ऑथेंटिक कनेक्ट कर पाए, बाकी कोई सर्वर कनेक्ट ना कर पाए। तो वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशन को डाटाबेस से कनेक्ट करना है तो यही एप्लीकेशन इस डाटाबेस से कनेक्ट कर पाए, कोई फर्जी एप्लीकेशन ना कनेक्ट कर दे, नहीं तो कोई भी डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए इस एप्लीकेशन के अंदर इस डाटाबेस का क्रेडेंशियल रखा होता है। इस डाटाबेस के अंदर जो क्रेडेंशियल होगा, यूजर नेम पासवर्ड इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, या फिर इस क्या क्या क्रेडेंशियल के अंदर क्या आ जाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड आ गया, और एंड पॉइंट आ गया इस डाटाबेस का। ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर होनी चाहिए। तो अब इसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए ये यूज़र नेम और ये एंड पॉइंट को स्टोर करने के लिए हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझा, नहीं समझाने का तो मैं फिर से बोलता हूँ। ये एप्लीकेशन कैसे रन हो रहा है, एप्लीकेशन की एक कोड लिखा होगा, वो बिल्ड हुआ होगा, एक जार फाइल बनी होगी, वो जार फाइल इस सर्वर के ऊपर हमने डिप्लॉय की होगी और अब ये रन हो रहा है। तो उस कोड के अंदर हम लोग क्रेडेंशियल नहीं दे सकते, क्रेडेंशियल इन द सेंस मतलब कोई पासवर्ड वगैरह पास नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस सर्वर के ऊपर, ये जो सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर जहाँ पर एप्लीकेशन रन होने वाला है वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। जैसे कि डाटाबेस का पासवर्ड हो गया, पासवर्ड लिख दिया यहाँ पे, और डाटाबेस का यूज़र हो गया, यूज़र लिख दिया हो गया, और तुम्हारा एंड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। तो ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पर सर्वर लेवल पे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर देंगे। और डेवलपर क्या करेगा, उस कोड में इनका यूज करेगा। किनका, सिर्फ जैसे हमने इको और डॉलर यूजर नेम का यूज किया था वैसे ही उनके स्क्रिप्ट के अंदर, उनके कोड के अंदर सिर्फ इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को कॉल करेगा। तो उसको पता चल जाएगा कि किस डाटाबेस से उसे कनेक्ट करना है। तो समझा यहाँ तक। तो इसीलिए हम लोग हमारे ओन कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। तो यहाँ तक हमको पता चल गया कि एप्लीकेशन के अंदर हम लोग हार्ड कोडेड सीक्रेट और हार्ड कोडेड यूजर नेम और हार्ड कोडेड पासवर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सर्वर लेवल पे एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। और मतलब एप्लीकेशन में बार बार हमको चेंजेस करना ना पड़े कि अगर डेव सर्वर है तो डेव सर्वर डेव डाटाबेस से कांटेक्ट करेगा, प्रोडक्शन सर्वर है जैसे कि डेव सर्वर है तो डेव सर्वर डेव डाटाबेस से कांटेक्ट करेगा, प्रोडक्शन सर्वर है तो प्रोडक्शन डाटाबेस से कांटेक्ट करेगा। तो हर बार एप्लीकेशन के अंदर ऐसे चेंजेस ना करना पड़े कि एनवायरनमेंट वेरिएबल का मतलब डाटाबेस का एंड पॉइंट बार बार चेंज करना पड़े। तो एप्लीकेशन एक बार ही, एप्लीकेशन कोड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस उसी को हमको आगे आगे लेके जाना है क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है पहले से। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम लोग हमारे कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे लिख सकते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लियर किया, स्क्रीन क्लियर कर दिया। स्क्रीन क्लियर करके अब मैं क्या करूँगा कि एक्सपोर्ट कमांड का यूज़ करके हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि डाटाबेस अंडरस्कोर नेम, डाटाबेस नेम लिखो इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ डीबी, इसको मैं डीबी डेव दे देता हूँ, सॉरी डीबी डेव दे दिया। फिर बाद में इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करता हूँ कुछ और, एक्सपोर्ट डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल टू डीबी पासवर्ड दे दिया, डीबी डेव पासवर्ड दे देता हूँ, डीबी डेव पासवर्ड दे दिया। ओके, ये हो गया। अभी ये हुए है कि नहीं एक्सपोर्ट, या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गए हैं कि नहीं, ये अगर मुझे देखना है तो मेरे को कैसे देखना पड़ेगा, प्रिंट एनवायरनमेंट पाइप कमांड के थ्रू ग्रेप करना है, और मेरे को ग्रेप करना है ये वर्ड डीबी, क्योंकि सब में डीबी है ऑलरेडी। तो एंटर, तो देखो 2 आ गया, तो बस वही आए। अब मुझे समझो कि डाटाबेस का नेम जो है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक्सपोर्ट डीबी नेम, और ये डीबी डेव के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, प्राउड कर दूंगा। अब मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मैं फिर से प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो डीबी डेव था पहले, अब डीबी प्राउड हो गया। तो हम लोग वापस से उसका डाटाबेस का वैल्यू जो है
चेंज कर सकते हैं, मतलब नेम हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके अगर की चेंज होगी तो न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होगा, वैल्यू चेंज होगी तो बस वैल्यू ही चेंज होगी। ओके तो ये हो गया। अभी मेरे को देखना है कि क्या मैं अनसेट कर सकता हूँ, मतलब ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो मैंने सेट किया है क्या मैं उसको अनसेट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट से हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अनसेट कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे db अंडरस्कोर नेम ये मैंने किया, बस की देना है, अनसेट की वैल्यू देनी है एनवायरनमेंट वेरिएबल की, और ये अनसेट हो गया। अब मैं प्रिंट एनवायरनमेंट वेरिएबल ग्रेप डेव और अभी अनसेट हो गया। ओके तो यहाँ तक हुआ। अब एक बात है कि ये जो हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कमांड के थ्रू, ये कब तक अवेलेबल रहेंगे? हमेशा। अगर मैं रिस्टार्ट करूँ इस सर्वर को तो क्या होगा, या फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, या फिर मैं न्यू सेशन स्टार्ट करूँ। मैं न्यू सेशन अगर स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, मैं चलो तुमको दिखा देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। हाँ ठीक है, तो रिफ्रेश हो गया। cd एक मिनट sudo su एंटर cd रूट में गए। अब हम लोग क्या करते हैं, वही कमांड रन करते हैं, प्रिंट एनवायरनमेंट पाइप कमांड के थ्रू ग्रेप, और क्या था हमारा db भाई गायब। तो एक्सपोर्ट कमांड के थ्रू जो हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, इसको लिख लो, एक्सपोर्ट कमांड के थ्रू जो हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं दैट इज जस्ट लिमिटेड फॉर अ सेशन। सेशन क्लोज करोगे, न्यू सेशन ओपन करोगे तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो सेट हुआ है वो गायब हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा। वो परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता है, परसिस्ट नहीं होता है। ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो हम लोग कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल जो अभी हमने किया एक्सपोर्ट कमांड के थ्रू, वो परसिस्ट नहीं रहता, मतलब हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं रहता। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो क्या हम लोग उसको हमेशा के लिए उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट कर सकते हैं? हमारे कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्या हम लोग सेट कर सकते हैं? हाँ, हम लोग उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो अब ये जो हम लोग परमानेंटली सेट करना चाहते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल को, तो जैसे हमने कहा कि अब यहाँ पर कौन है, रूट यूज़र है और ईसी2 यूज़र। यहाँ पर तो दो यूज़र है। हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं ईसी2 यूज़र में जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं cd रूट करता हूँ, ईसी2 यूज़र के रूट में हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि बैश आरसी फाइल में जाना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे pwd किया, cd होम में जाता हूँ, cd ec2 यूज़र में, सॉरी ec2 यूज़र में गया। होम के अंदर हर एक यूज़र के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है, वहाँ पे गया, ls करते हैं, ls-l करते हैं। तो यहाँ पे डॉट बैश आरसी फाइल है, राइट। यहाँ पे डॉट बैश आरसी फाइल, ये कहाँ पे, मैं ec2 यूज़र के डायरेक्टरी में गया हूँ, ec2 यूज़र के डायरेक्टरी गया हूँ। हाँ, होम डायरेक्टरी के अंदर, रूट के अंदर एक होम डायरेक्टरी होती है, उस होम डायरेक्टरी के अंदर हर एक यूज़र स्पेसिफिक डायरेक्टरी क्रिएट होती है। उसके अंदर ये जो डॉट बैश आरसी फाइल जो है, यहाँ पे अगर मैं मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट करता हूँ इस बैश आरसी फाइल के अंदर, तो वो परमानेंटली अवेलेबल होगा। तो जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो ये फाइल लोड होगी। ये फाइल के अंदर जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं वो फिर से लोड हो गए और वो अवेलेबल रहेंगे हमेशा के लिए। ओके तो अभी हम लोग करके देखते हैं। वी एडिटर से मैं क्या करता हूँ, ये बैश आरसी फाइल जो है इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन किया, आई में गया, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ आ गई भाई। तो अरे सॉरी, इंसर्ट में मोड में गया, यहाँ पे जाके सेम चीज़, ये कमेंट आउट आ जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट कमांड का यूज़ करना है। यहाँ पे डाटाबेस नेम इज इक्वल टू db dev नेम दे देते हैं, db dev ये नाम दे देते हैं, db dev नेम। तो ये मैंने एक्सपोर्ट किया समझो, और मैं चाहिए तो एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, अरे यार ये db अंडरस्कोर इज इक्वल टू db dev
पासवर्ड। ओके, तो ओके तो ये मैंने एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया बैश आरसी फाइल में, यूजर स्पेसिफिक बैश आरसी फाइल में, EC2 यूजर स्पेसिफिक बैश आरसी फाइल में। अब अगर मैं प्रिंट env करूँ पाइप ग्रेप db भाई ये तो हुआ ही नहीं, धोखा हुआ है क्या मेरे साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक स्टेप रह गई है। ओके, तो एक जो चीज करनी पड़ेगी हमको, क्या करनी पड़ेगी, या तो तुम क्या करो, इस सेशन को रिफ्रेश करो, लॉग आउट करो, लॉग इन करो, वो ऑटोमेटिकली ये बैश आरसी फाइल के अंदर जो हमने चेंजेस किए उसको फेच कर लेगा। या तो क्या करो, सोर्स दो डॉट बैश आरसी फाइल। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम को बोल रहे हैं कि भाई ये जो न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल जो मैंने सेट किए हैं उनको लोड करो। ये जो करंट सेल सेशन जो है, ये जो अभी जो सेशन चल रहा है, जो मैंने सेशन ओपन किया है उसके अंदर ये जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल जो मैंने नए जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड किए हैं उनको लोड करो। एंटर। अब अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो भाई आ गया। सो ये यहाँ तक तो हो गया, समझो। तो अभी हमने क्या किया, हम लोग डायग्राम के थ्रू जाते हैं कि ये मेरा लैपटॉप है। ये लैपटॉप के अंदर क्या है कि ये एक यूज़र था, EC2 यूज़र, और ये कोई रैंडम यूज़र था। मैंने EC2 यूज़र के डॉट बैश आरसी फाइल के अंदर जाके मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए। अभी जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो सेट है, लेकिन इस यूज़र के लिए, ये इस यूज़र के लिए वो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है। जब भी कोई जब भी एज अ EC2 यूज़र हम लोग उस सेशन में जाएंगे और एज अ EC2 यूज़र हम उस सेशन में whoami करेंगे और करंट यूज़र अगर EC2 यूज़र है तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल फेच करेगा वो एप्लीकेशन। ओके, लेकिन अगर मुझे सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, मुझे इस लेवल पे ही सीधा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को और एक फाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा जो सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करता है। यूज़र लेवल पे करना रहेगा तो हमको क्या करना पड़ता है, स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर उस पर्टिकुलर यूज़र के अंदर यूज़र के डायरेक्टरी में जाके एक हिडन फाइल होती है बैश आरसी करके, यहाँ पे हमको हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। बैश आरसी है, बैश आरसी फाइल है, यहाँ पे हमको हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि वो फाइल कहाँ पे है। तो यहाँ पर आते हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, sudo su करता हूँ, मैं रूट में पहुँच गया। अभी रूट में जाके cd रूट रूट यूज़र में पहुँच गया। अब मेरे को क्या करना है, cd/etc नहीं, vi से जाते हैं /etc/environment में हम लोग क्या, अब ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पर जो है कोई सेट नहीं है शायद, तो एक मिनट के लिए इको करते हैं $path। तो यहाँ पर देखो $path के अंदर ये बाइनरी सेट होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बाइनरीज के अंदर क्या होता है, हम लोग जो ls कमांड जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर है। अगर मैं देखूँ कि अगर ये बाइनरीज के अंदर हमने कमांड एग्जीक्यूट नहीं किया होता है, तो जो भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना उनकी बाइनरीज है, तो वो बाइनरीज यहाँ पर स्टोर होती है। तो जैसे कि अगर मैं ls कर रहा हूँ, ls करके मेरे को ये सब दिख रहा है, अगर वो बाइनरीज इस सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ के ऊपर नहीं होती तो हमको क्या करना पड़ता, बार बार वो बाइनरी के लोकेशन पे जाना पड़ता जहाँ पर वो बाइनरी रखी है, और फिर बाद में हमको ये एग्जीक्यूट करना पड़ता। ओके, तो ऐसा एग्जीक्यूट करना पड़ता। इसलिए शुक्र मानो कि ये पाथ फाइल है, एनवायरनमेंट के अंदर ये पाथ होता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। हाँ, तो मेन चीज़ तो भूल गया कि ये जो $path जो है एनवायरनमेंट फाइल के अंदर जाके, ये जो $path जो है यहाँ पे, इसमें ये जो कोलन के बाद जो लिखा है यहाँ पर कोलन लगा के हमको हमारा जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल जिस बाइनरीज देनी है वो हम लोग बाइनरीज यहाँ पे दे सकते हैं। अगर सिस्टम वाइड अगर हमको कोई चीज़, कोई भी
एग्जीक्यूटेबल ऐड करने हैं यहाँ पे। तो जैसे कोई एक CLI टूल हमने बनाया है और उसका हमको पाथ देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, हमारा एक फाइल बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ, इस रूट यूज़र से एग्जिट करके EC2 यूज़र में जाता हूँ। यहाँ पे LS किया, कुछ नहीं आया भाई, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, VI करके हेलो नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे /bin/bash, ओके, और कलर चेंज नहीं हो रहा है इस पर। तो /bin/bash में हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इको करता हूँ हेलो EC2 यूजर्स, या फिर हेलो प्रसाद लिखता हूँ, हेलो प्रसाद :2 लिखो। अब समझो कि मुझे इस हेलो फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो बोलेगा परमिशन डिज़ाइन। अगर मैंने देखा कि क्यों आया, तो ls-l करता हूँ हेलो फाइल को, तो एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, समझो एक यूज़र को एग्जीक्यूट परमिशन देने की जगह पे ऑल यूज़र को एग्जीक्यूट परमिशन दे देता हूँ इस फाइल को। तो अभी मैं फिर से इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो हेलो में जब टाइप करूँगा तो अपने आप हेलो प्रसाद आ जाना चाहिए, कहीं से भी मैं इसको कॉल करूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको, अगर समझो कि मैं इस डायरेक्टरी से पीछे जाता हूँ, होम डायरेक्टरी में गया, और अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, अगर समझो कि मैं कंप्लीट पाथ दूँ, तो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन मेरे को ये कंप्लीट पाथ नहीं देना, मेरे को कहीं से भी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसलिए मैं EC2 यूज़र के डायरेक्टरी में गया, यहाँ पे vi.bash rc फाइल में गया, और यहाँ पे I प्रेस करके मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने path इज इक्वल टू पाथ नाम का एक वेरिएबल बनाया, $path:/home/EC2 user/hello, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, मैं जो पाथ जो है इसके एंड में मैंने जैसे बताया था कोलन के बाद ऐड करना है, वैसे मैं इस EC2 यूज़र के बैश RC के अंदर जब मैं एग्जीक्यूट एंटर करूँगा, तब मैं सिर्फ इसी EC2 यूज़र के अंदर ही वो पाथ मैं अपेंड कर रहा हूँ, बाकी यूज़र के लिए वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं कहीं भी जाऊँ, अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सोर्स करो .bash rc फाइल को। अब मैंने सोर्स किया, अब मैं समझो कहीं भी जाऊँ, होम के जगह पे मैं बाहर चला जाता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ, और यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, तो हेलो कमांड नॉट फाउंड, ओके। तो ठीक है, 1 मिनट। ओ, तो मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने फाइल का पाथ दे दिया। तो 1 मिनट, cd होम EC2 यूज़र, ओके, यहाँ पे vi.bash rc में गए, और यहाँ पे ये जो EC2 यूज़र जो है बस यहीं तक का पाथ देना था। और अभी हम करेंगे source.bash rc। अब ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे समझो हेलो लिखता हूँ, तो यहाँ पे चल रहा है। अब मैं होम डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ, यहाँ भी चल रहा है। अब मैं रूट डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, यहाँ भी चल रहा है। अब मैं ETC डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, यहाँ भी चल रहा है। तो अभी इस यूज़र के एनवायरनमेंट के अंदर ये हेलो कमांड जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने स्क्रिप्टिंग के साथ में एक CLI की एक कमांड एग्जीक्यूट करना सीख गए। तो जैसे ये ls कमांड का कॉल कर रहे हो तुम, उसी तरीके से कंट्रोल L कर रहा हूँ मैं,
हेलो कमांड भी अब चल रही है तुम्हारी, तो तुमने खुद की एक कमांड बना दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है देवी और सज्जनों? तो हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सीखना स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं हमने वो देखा। फिर बाद में हमने देखा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कैसे करते हैं। फिर बाद में हमने देखा कि उससे पहले हमने देखा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज़ केस क्या है। हम लोगों ने ये डायग्राम के थ्रू देखा। एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर। एप्लीकेशन के अंदर हम लोग को हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग सर्वर लेवल के ऊपर क्रेडेंशियल्स रखते हैं और उनको एज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल, कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। सिस्टम डिफाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है। ओके, यूजर स्पेसिफिक, यूजर के एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वेरिएबल हो गए। फिर बाद में सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल हो गए। फिर बाद में हमने देखा कि हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं एक एनवायरनमेंट वेरिएबल को, तब वो बस एक सेशन के लिए मर्यादित होता है। लेकिन अगर हमको एक सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर जो हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको अगर हमको खुद की एक कमांड क्रिएट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने देखा। तो एनवायरनमेंट रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने देखी और हमने हमारा खुद की एक कमांड कैसे क्रिएट करना है, हमने खुद की एक कमांड बना दी हेलो करके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने तुम्हारी कमांड भी बना दी है। अगर इसमें कुछ डाउट है तुम्हें तो पूछ सकते हो। तो हम लोग ये जो हेलो कमांड जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है? चलो थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेते हैं। सी डी होम इसी टू यूज़र, यहाँ पे अगर मैं वी आई में जाता हूँ और ये होम, एक मिनट पहले मैं एल एस करता हूँ। यहाँ पे ये होम है ना, वी आई में जाता हूँ और होम ये जो फाइल है इसको ओपन करते हैं। अब ये ओपन नहीं हो रही है। ओके, तो क्योंकि ये ग्रीन है, एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है, तो हम क्या करते हैं और एक कमांड बनाते हैं कि वी आई, पहले इसको कैट करके देखते हैं। कैट नहीं हो रही है तो sudo कैट कर रहे हैं। अब कैट नहीं हो रही क्योंकि ये हमने पाथ के अंदर उसको ऐड कर दिया था। ओके, तो ये एक होता है जब हम पाथ के अंदर ऐड करते हैं तो फाइल को हम लोग बाद में चेंजेस नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी खुद की और एक कमांड बना देंगे वी आई लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं हैश बिन बैश। ओके, अब हमको क्या करना है कि लिस्ट इज इक्वल टू $ls और इको करना है these are the list of files and directory, these are the list of file and directory। और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करेंगे लिस्ट को। ओके, यहाँ तक हो गया। ओके, अब सेव किया। अब हम क्या करेंगे, वी आई में गए। अब सबसे पहले तो ch मोड करते हैं, ऑल यूजर को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देते हैं इस लिस्ट फाइल के लिए। फिर बाद में हम वी आई में जाएंगे, डॉट बैश rc ये जो है ओपन करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहले से ही हमने सोर्स दे के रखा है तो हमको सोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पाथ में जो हमने खुद का पाथ बना के रखा है पहले से ही, तो हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सोर्स करना है और डॉट बैश rc ये सोर्स किया। अब समझो कि मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, तो दिस आर द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी हेलो। ओके, हेलो होम लिस्ट। एक मिनट, तो हम लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पे लिस्ट, तो यहाँ पर लिस्ट आ गई। ओके, एल एस से भी वही आ रहा है, लिस्ट से ऐसे आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं। इसको रिवाइज करना अच्छे से, खुद के नोट्स बनाना। बाय बाय।